गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। इस चैप्टर में बच्चों हम न्यूक्लियस से रिलेटेड डिफरेंट जो है फिनोमेना को डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चों आज ये मेरा इसका पहला वीडियो है और बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए न्यूक्लियस। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों न्यूक्लियस में कुछ पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और जिस किसी को भी उसका आंसर आता हो वो नीचे कमेंट में लिख दे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है वो देखिए। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस में जो है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात आप सब लोगों को पता है। तो बच्चों न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब सपोज करिए ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर 40 प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरीके से लिया और न्यूट्रॉन भी 40 है, ये भी हमने ले लिया। तो बच्चों ये पूरा न्यूक्लियस जो है इस तरीके से प्रोटॉन 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 से ये पूरा फिल अप होगा। ठीक है, फिल अप होगा। ठीक, अब बच्चों जैसा कि आपको पता है कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा प्रोटॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th के पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे तो उसमें होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या होता है उनका? फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, वो क्वेश्चन ये है कि जो है इतने ढेर सारे हमारे पास प्रोटॉन इकट्ठा है एक जगह बहुत ही छोटे से स्पेस में, तो इनके बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो बच्चों इसको तो फट जाना चाहिए और सारे प्रोटॉन को दूर दूर बिखर जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन मेरा यही आप सभी लोगों से कि ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब तक हम फिजिक्स में पढ़ते आए हैं, वो सारी की सारी अप्लाई हो रही है। लेकिन यहां पर एक नया फिनोमिना साथ में और अटैच है और उसकी वजह से यहां पर वो सारी चीजें भी होती हैं जो हम अब तक पढ़ के आए, उससे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। उसमें से ये एक एग्जाम्पल है कि इतने ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम स्पेस में हमारे पास इकट्ठा है, उनके बीच में प्रॉपर फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ऐसा नहीं कि फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाता और न्यूक्लियस हमारा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो बच्चों इसका एक प्रॉपर आंसर है और इसका आंसर मैं दूंगा आपको इस प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में। ठीक है, सेकंड वीडियो में आपको इसका जवाब मिलेगा जो कि है मेरा न्यूक्लियर फोर्स एंड एटॉमिक मास यूनिट पर। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU के नाम से जानते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत समझिएगा इसको। ठीक है, अब चलिए बच्चों इसी में बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उसका भी जवाब अगर आपको आता हो तो लिख दीजिएगा और नहीं आता हो तो मैं आपसे बात कहूंगा कि इस पूरी प्लेलिस्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बच्चों रेडियो एक्टिविटी इसी
प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे। और आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारा अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं, ठीक है, बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं और बच्चों गामा पार्टिकल इमिट करते हैं। और बच्चों यहां पर हमने लिखा है गामा पार्टिकल। अगर आपने गामा को पार्टिकल कह दिया तो ये आपकी बात गलत हो जाएगी। बच्चों गामा रेडिएशन होता है। गामा क्या होता है? रेडिएशन होता है। और अल्फा और बीटा पार्टिकल होता है। अब बच्चों यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इमिट होने के टाइम ये रेडिएशन क्यों है और ये पार्टिकल क्यों है? इसको हम रेडिएशन कह रहे हैं तो अल्फा रेडिएशन, हम इसको क्यों नहीं कह रहे हैं और इसको पार्टिकल क्यों नहीं कह रहे हैं? आपके पास जो भी बुक है और चाहे जब से आप पढ़ रहे हो उसको आप खोल के देख लीजिए, उसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन लिखा है। वहां पे ये नहीं लिखा कि गामा पार्टिकल है, ठीक है। तो ये क्यों है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं बात आपसे ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग जो है अब इंटर के सिलेबस के लास्ट चैप्टर्स में हो और इसके बाद आपको आईआईटी नीट देनी है या सीबीएसई में भी अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत ही महीन महीन बात के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आता है तो आप करके निकल जाओगे, वरना कहोगे पेपर बहुत कठिन था, पता नहीं कहां से आया था। सब आता सिलेबस से ही है बच्चों, सिर्फ हमारा जो है हिस्ट्री थोड़ी सी कम होती है। बच्चों एक बात और बता दें आपको कि जब हमारा न्यूक्लियर फिजन का फिनोमेना होता है तो बच्चों उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन तो निकलता है। कुछ और चीजें भी निकलती हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें और भी निकलती हैं, इनके भी हमको नाम वगैरह पता होने चाहिए और ये क्यों निकलते हैं और क्या अपना असर छोड़ते हैं पता होना चाहिए। मैं सब आपको इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, इस पूरी प्लेलिस्ट में बताने वाला। आपके क्वेश्चन का हर एक जवाब इस पूरी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। छोटी से छोटी क्वेश्चन का और बड़े से बड़े न्यूमेरिकल का आपको जवाब इस पूरी प्लेलिस्ट में मिलने जा रहा है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइएगा और उसको न्यूमेरिकल्स पे या जो हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उस पर अप्लाई करेगा, जवाब आपके पास होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको दो चीज जो पढ़ाने जा रहा हूं उसको आप सुन लीजिए पहले, फिर उसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टार्ट तो हमको ABCD से ही करना पड़ेगा। तो बच्चों एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर डेंसिटी का कंसेप्ट, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी का कंसेप्ट। और बच्चों फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं पहले बता दे रहा हूं। इसमें होता है बच्चों आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन और आइसोमर, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं और इसी टाइम आपके बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आई होगी ये तो हमें पता है, मैं भी जानता हूं आपको पता है, इंटर में आप पहुंच चुके, हाई स्कूल पास करके पहुंचे हो, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री भी पढ़ी थी, वहां पर भी बात हुई थी। बच्चों पता है लेकिन आपको हो सकता है कैजुअल फॉर्म में पता हो, ये तो हम जानते हैं, इस टाइप से पता होगा। बच्चों इसी चैप्टर के लास्ट में आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो उस कंसेप्ट में इनका आइसोटोप का, आइसोबार का, आइसोटोन का थोड़ा सा यूज है, ठीक है। जब तक आप यहां पहुंचते हो इसको भूल चुके होते हो और तब ये फिनोमेना पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में गलती हो जाती है, इसलिए इसको आप पढ़िएगा। आइसोमर एक अलग कंसेप्ट है, उसका यूज न्यूक्लियर के इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए बच्चों हमको थोड़ा सा यहां पर कुछ बेसिक बातें करनी पड़ेंगी जो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने उसको रखता हूं। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एटम के बारे में पढ़ा, और जब से हमने पढ़ना शुरू किया है केमिस्ट्री फिजिक्स, एटम के बारे में पढ़ा। और बच्चों पिछले चैप्टर में हमको पता लगा कि न्यूक्लियस नाम की चीज एक हमारी होती है एटम के अंदर। ठीक है, एटम के बारे में हमने बहुत जानकारी हासिल कर ली, न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हमको। तो न्यूक्लियस की सबसे बेसिक जानकारी जो है वो ये है कि न्यूक्लियस के अंदर बच्चों दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोटॉन और एक को बोलते हैं बच्चों हम न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, H+। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों ये हमारा सेपरेट है, इसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको N से डिनोट करते हैं। और ये दोनों ही पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए कंबाइन रूप से इसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक, ये हमारी बात यहां पर हो गई। अब बच्चों यहां पर कंसेप्ट आता है सबसे पहला, वो आता है बच्चों हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भी आप सोच रहे होंगे कि हमको पता है। तो सबसे पहले करते हैं बात हम एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की। और फिर बच्चों हम बात करेंगे मास नंबर की। ठीक है, और फिर बच्चों एक बात होती है जो हम अभी करेंगे नहीं, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, वो उसको जो नोट कर लीजिए, वो होती है बच्चों एटॉमिक मास की। ठीक है, एटॉमिक मास की। मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं क्लियर होता है वो फिर एग्जामिनेशन हॉल में सोचता है कि हमने जो है पता नहीं क्या भूल गए, हमको नहीं आता था। इसलिए पता होना चाहिए बच्चों, ये नंबर है, ये एक्चुअल मास है, ये बच्चों हम AMU में लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है बच्चों हमारे पास सिंपल सा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, सिंपल सी बात, ये हमारा नंबर है। जितने नंबर प्रोटॉन के हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बच्चों होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, ये होता है न्यूक्लियस। अब एटॉमिक मास क्या होता है, इसकी बात बच्चों मैं अगले वीडियो में करूंगा। मैं इसको यहां पे बिगाड़ रहा हूं, इसकी यहां पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंतर होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। जितना नंबर आता है वो हमारा मास नंबर कहलाता है। और एटॉमिक नंबर वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम जो है बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कुल मिलाकर के आप ये बात जानते हो कि एटॉमिक नंबर हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। ठीक है, और बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? Z से, और इसको डिनोट करते हैं A से। और सपोज करिए कि हमारे पास कोई एलिमेंट X है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के फॉर्म में। तो बच्चों यहां पर ऐसे लिखते हैं Z और A, या बच्चों हम इसको ऐसे भी लिखते हैं X = Z और A, ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। तो बच्चों Z हमको क्या देता है? Z हमको देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड। अब बच्चों हमको निकालना है अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमको निकालना है तो बच्चों सिंपल सा होता है हमारा, ठीक है, ए माइनस जेड। ठीक है, क्या होता है ए माइनस जेड। अगर हम यहीं पे इसको अप्लाई करें तो देखिए मास नंबर हो गया ए, तो ए बराबर क्या हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये हमारा आ गया, इसको हम पी मान लें, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे। तो बच्चों अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो ये हो गया ए माइनस जो है जेड। ठीक है, ये जेड हो गया, इसको जेड ऐसे कर ले यहाँ पे जेड, तो ये हो गया हमारा ए माइनस जेड। तो यहीं पे हमने इसको लिख दिया। ये आप सब लोग जानते हो, मुझे पता है, लेकिन मेरे को अपनी बात करने के लिए इतना बताना जरूरी था। अब बच्चों यहां से एक कंसेप्ट आता है, वो आता है एटॉम न्यूक्लियस का साइज का, कि न्यूक्लियस का हमारा साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, और फिर बच्चों उसकी रेडियस क्या होगा, और फिर इसकी डेंसिटी क्या होगी। इतनी चीज हमें निकालनी है। तो बच्चों यहां पर देखिए शेप, साइज में बच्चों आ जाएगा वही हमारा रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसके ऊपर बहुत से रिसर्च हुए, और रिसर्च में सिर्फ एक ही बात निकल के आई कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो है शेप जो है वो स्फेरिकल इन नेचर है। ठीक है, स्फेरिकल इन नेचर है, मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो है न्यूक्लियस का शेप जो है वो कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल है, और कुछ उसमें बड़े न्यूक्लियस हैं जिनका जो है शेप थोड़ा सा इधर उधर होता है स्फेयर से, लेकिन वो नियर अबाउट स्फेयर रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा क्यूब का शेप का हो या किसी और शेप का हो, ऐसा नहीं होता। अधिकतर हमको स्फेयर के फॉर्म में ही इसका शेप मिला। अब बच्चों साइज डिटरमाइन करने के लिए हमको रेडियस निकालना इसका जरूरी था। साइज डिटरमाइन करने के लिए हमको इसका रेडियस निकालना जरूरी था। तो बच्चों एक चीज जो ऑब्जर्व करी गई कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस उसमें बढ़ रहे हैं, क्या चीज, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो है बढ़ रहे हैं। सपोज करिए पहले इतना बड़ा न्यूक्लियस था, उसमें 4 प्रोटॉन और आ गए, दूसरे का देखा तो इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। तो बच्चों जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चों एक चीज जो देखी गई कि जो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या था, वो था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे था। और बच्चों इसको हम कहते थे मास नंबर ए। तो हमारा एक बात ये आ गया कि वॉल्यूम जो है हमारा न्यूक्लियस का, वो इसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहीं पे देखिए मास नंबर, एटॉमिक नंबर हमको डिस्टर्ब करेगा, तो देखिए क्या मास नंबर के हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे साफ साफ लिख लीजिए ए इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, ये मास नंबर है। और बच्चों एक होता है एटॉमिक मास, मैं फिर से लिख रहा हूं एटॉमिक मास, ये आता है बच्चों हमारा एएमयू में, और जब एएमयू की वैल्यू रखते हैं तो आता है केजी में, और ये नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, स्पेशली नंबर है। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने रिसर्च से निकाला कि स्फेयर की शेप का है, तो बच्चों स्फेयर का एक होगा रेडियस। ठीक है, स्फेयर का होगा एक रेडियस, और रेडियस हमने सपोज कर लिया कि आर है। इसका बच्चों वॉल्यूम ही होगा, तो वॉल्यूम आ गया बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर हमारा क्या हुआ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम इसको यहां पे नोट कर लेते हैं, तो आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉम मास नंबर। ठीक है, ए लगता है एटॉमिक नंबर निकलता है मुझे, मास नंबर। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहां पर देखिए यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 4/3 पाई,
ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि r जो है वो हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, तो r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 आ गया। जहां पर बच्चों हमारा r नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, वो एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर या 1.2 फर्मी। ठीक है, यहां पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि 10 टू द पावर -15 जो होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर जो होता है वो होता है 1 फर्मी। इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये इस तरीके से एक फार्मूला हमको मिला, जो कि हमको मिला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, और वो बच्चों हमको इस तरीके से मिला। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको बच्चों यहां पे नोट कर लीजिए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर बच्चों एक जो है हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, और अधिकतर ऐसा क्वेश्चन जो आता है नीट के एग्जाम में, मेडिकल एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस depends upon the न्यूक्लियस, ऐसे भी आप लिख सकते हो न्यूक्लियस, या लिख सकते हो आप मास नंबर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस को हम मास नंबर क्यों कहते हैं। हल्की सी बात है, बता दे, न्यूक्लियस को हम मास नंबर क्यों कहते हैं। ठीक है, मास नंबर क्यों कहते हैं, इस पे बात करते हैं। ये पूरा चीज आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाला है। और इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। तो बच्चों क्या होता है कि एटम जो है वो न्यूक्लियस और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है, और इसमें जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, 6-7 होता है इस तरीके से, आगे और भी है। और न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही मास होता है। ठीक है, प्रोटॉन से ज्यादा होता है लेकिन लगभग इतना ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अगर इनका रेशियो निकालोगे तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है 10,000 टाइम्स जो है वो लाइटर है, वो हल्का है। इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अधिकतर मास जो है वो न्यूक्लियस में ही रहता है, और इसका मास इतना कम है, इसलिए जो है बच्चों सारा मास हम न्यूक्लियस में ही मान के चलते हैं। और चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे ही जो है न्यूक्लियस का मास डिपेंड करता है, इसलिए इसको जो है मास नंबर कहा जाता है। क्योंकि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियस को मास नंबर का नाम दिया गया है। ये एक प्योरली और प्योरली नंबर है। ठीक है, आप इसका यहां पर नोट कर लीजिए। अब चलिए, ये हमारा एटॉमिक रेडियस का जो है, सॉरी न्यूक्लियस रेडियस का जो है हमारा कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आते हैं हम यहां पे आते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की तरफ। तो बच्चों हेडिंग डालिए न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, हेडिंग डालिए न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या है हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। चलिए अब बात करते हैं। ठीक, यहां से देखिएगा कंक्लूजन क्या निकलता है। तो बच्चों हमारे पास सपोज करिए एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस है r, वॉल्यूम है v, ठीक है,
और बच्चों उसका पूरा मास जो है वो है m। इस तरीके से आप मान के चलिए। और इस न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो है a क्या है हमारा मास नंबर, ऐसे लिख लीजिए मास नंबर है इस तरीके से। तो बच्चों हमको डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी क्या होगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऐसे लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो होगा बच्चों मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया। वॉल्यूम बच्चों v है और स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस होता है तो हो गया 4/3 पाई r क्यूब। r बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, r क्या होता है r नॉट a की पावर 1/3। ठीक है, और चलिए अब हम कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस बच्चों क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। मास ऑफ न्यूक्लियस होता है बच्चों मास नंबर, ऐसे नोट करिए, यहां पे लिखिए मास नंबर। ठीक है, क्या होता है मास नंबर इनटू AMU। तो बच्चों मास नंबर हमारा होता है A और 1 AMU, अभी मैं बता दे रहा हूं, उसको प्रूव भी करके आपको दिखाऊंगा। 1 AMU इक्वल टू द 1.6609 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बच्चों हम यहां पे इस तरीके से नोट कर देंगे 1.6609 इंटू 27 kg। इस तरीके से हमने लिख लिया, अप्रोक्सीमेशन में लिखा, एग्जैक्ट वैल्यू इससे डिफर करेगी। तो चलिए इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों अब हम डेंसिटी निकालते हैं यहाँ पे। तो डेंसिटी में हम क्या लिखेंगे मास नंबर इंटू दिस, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस लिखेंगे। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे लिखेंगे तो बच्चों हो जाएगा वो मास नंबर इंटू AMU, ऐसे हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया हमारा 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे हो गया। बच्चों r की वैल्यू है हमारे पास r नॉट a की पावर 1/3, तो हम इसको यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा a इंटू 1 AMU डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r नॉट a की पावर 1/3 का होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या आ रहा है, यह आ गया इस तरीके से 1 a इंटू 1 AMU डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r नॉट क्यूब और a। ठीक है, ये बच्चों डेंसिटी हो गई। इस डेंसिटी को हम जो है रो से डिनोट करते हैं या डी से कर लें। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो गई, यहाँ पे n लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक चीज सिंपल सी यहाँ पे आ रही है, a से a कट गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आया वो आया 1 AMU, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r नॉट। ये आ गए बच्चों डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसको नोट करिए, यहां से कंक्लूजन निकलता है, मैं उस पर बात करने जा रहा था। ठीक है, यहां पर देखिए इस तरीके से ये निकल के आ गया। तो बच्चों चलिए अब दो कंक्लूजन हमारे निकले हैं, उसको हम आपसे डिस्कस करते हैं। और यहीं पे बच्चों नीट लेवल का और IIT लेवल का एक क्वेश्चन बनता है, उसको देख लीजिएगा। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था रेडियस, और रेडियस जो आया था वो आया था r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। और अब बच्चों हमने निकाला डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो बच्चों आया है हमारे पास जो है, जो भी यहाँ पे AMU की वैल्यू आएगी वो डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, ठीक है, r नॉट क्यूब, ऐसा आया है। अब बच्चों यहां से एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है, इसको नोट कर लीजिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन ए, क्या है, ए क्या है, मास नंबर। ए क्या है हमारा मास नंबर। और बच्चों
हमारा क्या है कि डेंसिटी, ऐसे लिख लीजिए, ये हमारा पहला कंक्लूजन निकला और दूसरा कंक्लूजन यहां पे निकला कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस not depends upon a क्या है हमारा मास नंबर, ये क्या है हमारा मास नंबर। तो बच्चों यहां से ये कंक्लूजन निकलता है और बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, ट्रू फॉल्स में आ जाता है या कहीं से भी आ जाता है कि हमारा रेडियस तो मास नंबर पर डिपेंड करता है लेकिन डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये बात बच्चों यहां से प्रूव हो गई। देखिए यहां पर ए कहीं नहीं आया इसमें। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक महीन बात मैं आपको बता रहा हूं कि डेंसिटी ए के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये फॉर्मूले में दिख रहा है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अधिकतर जगह ये बात सही निकलती है लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ए का जो है हल्का सा एक पोर्शन ऐसा होता है जो हमारा इफेक्ट डालता है डेंसिटी पे। ठीक है, उसमें बच्चों हमारा आ जाता है आइसोटोप और आइसोबार में जब हम पहुंचते हैं तो ये कहानी आइसोटोप में खास तौर से होता है कि जब हमारा आइसोटोप में हम निकालते हैं तो डेंसिटी फिर हमारी डिपेंड करने लगती है इसके ऊपर, थोड़ा सा ऐसा होता है। ठीक है, एक सैंपल दे दिया हमको, सपोज करिए दे दिया हमको सैंपल क्लोरीन का ही दे दिया। अब क्लोरीन में बच्चों आइसोटोप होते हैं। ठीक है, आइसोटोप होते हैं तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो डिफर करेगी और जो है जो एक्चुअल में होगा वो डिफर करेगा। इसलिए क्या होता है कि आइसोटोप की कंडीशन में बच्चों हमारा क्या होता है कि ये जो है बात पूरी तरीके से लागू नहीं होती लेकिन अधिकतर केस में ये वाली बात लागू होती। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन आप जानते हो लेकिन उसका एप्लीकेशन आप जानते हो या नहीं जानते ये मुझे नहीं पता, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको देख लीजिए। और इसमें महीन क्वेश्चन बनेगा, यहां पर आप नोट कर लीजिए, डेंसिटी इन केस ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, इन केस ऑफ आइसोटोप है इट इज नॉट 100% ट्रू। अभी आइसोटोप पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको इसी बात को लेकर के। ठीक है, ये जो है 100% ट्रू आइसोटोप के केस में नहीं होती, बाकी सब जगह ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो है न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे नहीं डिपेंड करती और रेडियस मास नंबर पे डिपेंड करता। इतने पे ही आपके कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बने बनाए यहां पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब चलिए हम आते हैं, ये हमारा इतना जो है कहानी इसकी जो है कंप्लीट हो गई। अब बच्चों हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसमें आता है हमारा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर भी आता है लेकिन आइसोमर हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, वो केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो या फिर केमिस्ट्री वाला वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बच्चों जो है अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक है, उसमें मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपका सुना हुआ है लेकिन सिर्फ नाम सुना हुआ है, उसको अप्लाई करना आप में से बहुत कम लोगों को आता होगा। तो पहले देखिए कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, फिर देखिएगा मैं क्या बताता हूं आपको। बच्चों आपने क्लोरीन का नाम सुना होगा और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो बच्चों होता है 17। ठीक है, और बच्चों जो इसका मास नंबर लिया जाता है, ठीक है, जो इसका मास नंबर लिया जाता है वो लिया जाता है 35.5। ठीक है, खूब जो आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे खासतौर से केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बात पता है कि मास नंबर को हम ए से लिखते हैं और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बात आपको पता है। बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा कभी पॉइंट में तो होता नहीं है, ठीक है, होता है पॉइंट में नहीं होता है।
तो बच्चों यहां पर मास नंबर 35.5 क्यों आ रहा है? ठीक है बच्चों, इस बात का जवाब इस टॉपिक से मिलेगा जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो चलिए बच्चों, इसमें जो पढ़ना होता है हमको वो आप सबका जाना माना है, और वो बच्चों उसका नाम होता है बच्चों आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोबार एंड आइसोटोन। ठीक है, इसमें एक आइसोमर भी होता है, लेकिन जो है रेडियो एक्टिविटी जो इस टॉपिक है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आइसोमर को हम हटा रहे हैं। सिर्फ बच्चों यही बताएंगे कि हमारा आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या होता है। सिंपल सी इक्वेशन है इसकी, हम इसके एप्लीकेशन पे ज्यादा बात करेंगे। तो बच्चों जो इसकी जो डेफिनेशन है आइसोटोप की, आइसोटोप्स की, ठीक है, वो बच्चों है कि एनी, ठीक है, एनी एलिमेंट या एटम which have same atomic number but different mass number is known as आइसोटोप्स। बस सिंपल सी है इसकी डेफिनेशन। और बच्चों इसके एप्लीकेशन को देखिएगा आप। ठीक है, डेफिनेशन तो आप सबको आती होगी पहले से। ठीक है बच्चों देखिए आइसोटोप क्या होता है, वो बच्चों सेम एलिमेंट में होता है, सेम एटम या एलिमेंट जो आप कहना चाहें उसमें होता है। मतलब यदि हमारा आइसोटोप होगा तो कार्बन कार्बन का होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन का आइसोटोप हमारा मिले जाके नाइट्रोजन से, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये जान लीजिए। ठीक है, पढ़ा तो कई बार है लेकिन इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आपके सामने मैं कुछ आइसोटोप्स लिख रहा हूं और फिर बच्चों इस चैप्टर के हिसाब से एक एग्जांपल लेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन का आइसोटोप लेते हैं 1,1, ठीक है, 1,2। बच्चों इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया बच्चों हाइड्रोजन। और बच्चों यहां पर आया ये हमारा, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और बच्चों ये होता है हमारा, ठीक है, ट्राइटियम। बच्चों देखिए इसमें हमारा एटॉमिक नंबर 111, लेकिन बच्चों जो मास नंबर 1, 2, 3 है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया आइसोटोप। और इसी आइसोटोप का अलग अलग नाम रखा गया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है बच्चों, ये पहला था। दूसरा बच्चों देख लीजिए इसी तरीके से है बच्चों हमारे पास लिथियम का। लिथियम हमारा होता है 3, 6 और बच्चों ये हो गया लिथियम 3, 7। देखिए एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। और बच्चों यहां पर जो है एक और लिख लेते हैं, अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। ये है बच्चों हमारा क्लोरीन का ये होता है आइसोटोप। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंस होने से क्या होता है बच्चों, इसका जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे जो है बदल जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, n=a-z। इसको अप्लाई करेंगे तो बच्चों देखिए इसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं और बच्चों इसमें जो है 20 न्यूट्रॉन्स हैं। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, है बच्चों। ये हमारे पास इसका एग्जांपल हो गया। और बच्चों अब आते हैं हम टॉपिक के हिसाब से। जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे और उसमें जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, जब यहां पर आओगे तब बच्चों जो है आइसोटोप्स का यूज होगा, आइसोबार्स का यूज होगा। हम अभी न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जांपल देके बताते हैं आपको। सर आप पढ़ोगे यूरेनियम 92, ठीक है, 92।
234, ठीक है बच्चों। 3 तरीके के यूरेनियम होते हैं, 92, 234 और बच्चों यूरेनियम 92, 235 और यूरेनियम 92, 238। इस तरीके से यूरेनियम हमें 3 पाए जाते हैं। जब हम इसको निकालते हैं, इनरिच करते हैं बच्चों, इसमें ये होता है 99 पॉइंट, ठीक है, 25% ये होता है। ये होता है बच्चों 0.723% और रिमेनिंग में 0. समथिंग 56% शायद ये होता है। ये कंपोजिशन होता है यूरेनियम का। और इसीलिए क्योंकि यूरेनियम के आइसोटोप हम यूज करते हैं, उसके बारे में हमें जानना पड़ता है, इसीलिए ये चीज हमारा यहाँ पर इस चैप्टर में हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बच्चों चैप्टर के हिसाब से इसका जो है एग्जाम्पल। अब बच्चों मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारा क्लोरीन का हम लेते हैं 35.5, ठीक है, 35.5 क्या मास नंबर, वो क्यों लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पे साफ साफ नोट कर लीजिए, व्हेन एनी एलिमेंट, ठीक है, अवेलेबल विद इट्स आइसोटोप, ठीक है, इट्स आइसोटोप, then its mass number is considered in the ratio of their composition। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब क्लोरीन हम लेते हैं तो क्लोरीन हमको जो है 2 फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन में बच्चों ये वाला क्लोरीन जो है 35 वाला, ये बच्चों 75% हमारा अवेलेबल होता है। और इसी में दूसरा क्लोरीन हमारा जो इसका आइसोटोप है वो मिक्स होता है, जो कि 37 में होता है, यानी 25% हमारे पास होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका जो मास नंबर आता है, देखिए वो कहां से आता है, मास। अब हम मास का मास नंबर निकालेंगे तो बच्चों यहां पर आएगा, ठीक है, क्या आएगा देखिए, फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन 35 प्लस फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन 37, इस तरीके से आता है। ठीक है, इसको इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि A1N1 प्लस A2N2, यहां पे आ गया। तो A1 क्या है बच्चों, इसका जो है मास नंबर, N1 क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी, यहां पे क्या है A2 इसका मास नंबर और इसकी अवेलेबिलिटी। अब देखिए क्या होता है यहां पर बच्चों जब इसको हम लिखते हैं तो देखिए इस तरीके से आएगा, ये बच्चों हो गया 35 इंटू 75/100, फ्रैक्शन हमने निकाला, प्लस 35 इंटू 25/100, और बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 35.5। इसीलिए बच्चों हम जो है क्लोरीन का मास नंबर 35.5 लेते हैं। और इस तरीके से ये हमारा आइसोटोप का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे जब रेडियोएक्टिविटी वगैरह जब पढ़ेंगे तो हम आपको उसका यूज बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें अगला जो पॉइंट होता है हमारा वो है बच्चों आइसोबार। ठीक है, वो हमारा क्या है, आइसोबार। तो बच्चों अब टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए आइसोबार। ठीक है, आइसोबार क्या होता है, द एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स, एटम एलिमेंट्स जो लिखना चाहिए लिख लीजिए। ठीक है, विच हैव, न्यूक्लियाई जो लिखना चाहिए, विच हैव सेम मास नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक
atomic number are known as isobar। ठीक है, isobars। ठीक, ये हो गया बच्चों। इसमें भी कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हुआ ट्राइटियम का एटम और बच्चों हीलियम इस तरीके से हो गया। तो देखिए क्या होता है यहां पर देखिए, इसमें बच्चों क्या है, मास नंबर दोनों का सेम है। मास नंबर कितना है, 3 है। और बच्चों एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो ये बच्चों हमारे आइसोबार के। ऐसे बच्चों अगला एग्जांपल है। ठीक है, अगला एग्जांपल है, देखिए क्लोरीन 1737 और बच्चों सल्फर 1637। इसमें देखिए मास नंबर सेम है और ये हमारा डिफरेंट है। ऐसे बच्चों अगला एग्जांपल है कैल्शियम 2040 एंड बच्चों दूसरा है हमारा आर्गन, वो है हमारा 1840। ये भी हमारा जो है आइसोबार में आता है। बच्चों देखिए यहां पर आइसोटोप और आइसोबार में एक डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। वो ये होता है कि आइसोबार्स आर ऑलवेज डिफरेंट एटम। ठीक है, यहां पे देखिए आइसोबार्स आर ऑलवेज, ठीक है, डिफरेंट एटम होते हैं। और बच्चों आइसोटोप होते हैं वो सेम में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, वो सेम एटम में, यूरेनियम हो गया। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे होता है। और आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो ये कि गोल्ड जो होता है ना, हमारा गोल्ड के 32 आइसोटोप्स हैं। 32 आइसोटोप्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये बच्चों छोटा सा टॉपिक था आइसोबार का। अब बच्चों इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है बच्चों हमारा आइसोटोन्स। ठीक है, वो है बच्चों हमारा आइसोटोन्स। यहां पे नोट करिए, आइसोटोन क्या हो गया बच्चों, आइसोटोन्स। द डिफरेंट nuclei which have same number of neutrons are known as isotones। बच्चों एक सिंपल सी डिफिनेशन होती है इसकी कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट है और उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो हम उसको बोलते हैं आइसोटोन। ठीक है बच्चों, बस इतना सिंपल सा है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल बहुत से हैं, दो मैं आपको बता देता हूं। एक तो बच्चों है क्लोरीन जो है 37 एंड पोटेशियम का जो है न्यूक्लियस, इसमें बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए, इसमें भी हमारा जो है 20 है और इसमें भी 20 है। इसको आप देख लीजिए, तो ये आपस में आइसोटोन हुए। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक है हमारे पास इस तरीके से मरकरी 80 198 एंड बच्चों एक गोल्ड का आइसोटोप होता है Pu। ठीक है, उसमें होता है 79 197। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 118 और इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 118। ये आपस में आइसोटोन। ठीक है बच्चों, सिंपल सी हमारी इसकी डेफिनेशन है और छोटे छोटे से एग्जाम्पल है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये आज जो है न्यूक्लियाई के चैप्टर का पहला वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको बेसिक जानकारी दी न्यूक्लियस के बारे में और बच्चों जो है आपको जो है बताया मैंने न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर रेडियस
और बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में। बच्चों इसका यूज आगे आएगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। और बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने के बावजूद उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन काम क्यों नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूक्लियर फोर्स के कंसेप्ट के साथ। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।